friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, geography, environment and current affairs which are important from the point of view of different exams conducted by UPSC, MPPSC and SSC. फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सशक्त माध्यम बनता जा रहा है सोशल डिबेट्स का। इन्फॉर्मेशन तो यहाँ आ ही रही है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज तो हो रहा है, बट देर इज एन इमेंस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स ऑल्सो। पीपल आर एक्सचेंजिंग देयर ओपिनियंस, पीपल आर पुटिंग फॉरवर्ड देयर ओपिनियंस, और उसके कारण कई बड़े अच्छे विषयों पर चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। न्यूज़ मीडिया में तो हो ही रही है, प्रिंट मीडिया में कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। और ऐसे ही कुछ विषय जहाँ पर बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, उनमें से एक है पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, जनसंख्या नियंत्रण कानून। बहुत ज़्यादा चर्चा में है जनसंख्या नियंत्रण कानून, और यहाँ कई लोगों की बड़ा गहरा और दृढ़ विचार है और बड़ी डिमांड है, इंसिस्टिंग डिमांड है कि देश में पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन जो एक प्रकार का एक्सप्लोजन हो रहा है, एक ज्वालामुखी फूट पड़ा है जनसंख्या का, उसको नियंत्रित करने के लिए एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आवश्यकता है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल। तो आज की इस चर्चा में हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, खासतौर पे ये कि ये चर्चा में कैसे आया है, किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है चर्चा में। दूसरी चीज़ ये भी कि इस पर जो है क्या आवश्यकता है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी लाया नहीं है, लेकिन उसका एक संभावित स्वरूप कैसा हो सकता है, व्हाट शुड बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, किस प्रकार का कानून होना चाहिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसको क्रियान्वित करने में ऐसा थोड़ी कि सभी लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी है, कुछ लोग विरोध में भी है, तो किस आधार पर इसका विरोध किया जा रहा है और किस प्रकार से उस विरोध को, किस प्रकार से वो जो लोगों की आशंकाएं हैं उसको सबसाइड किया जा सकता है या उसको रिड्रेस किया जा सकता है, ताकि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में अच्छे से लागू किया जा सके। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये विषय चर्चा में आया कैसे है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले से भी चर्चा में था और इस पर कई बार जो है संसद में लगभग 30-35 बार जो है विधेयक भी प्रस्तुत किए जा सके, लेकिन रिसेंट में चर्चा आने के कुछ कारण रहे हैं। जैसे एक कारण तो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को एक नोटिस दिया है जिसमें उनसे कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के पक्ष में उनके क्या मत है, उनका क्या ओपिनियन है, सरकार का क्या अभिमत है, ये मांगा है। और ये मांगा है कुछ लोगों द्वारा दायर की गई याचिका पर। Pleas were filed by a few people, particularly by अश्विनी उपाध्याय, who is a renowned advocate of Supreme Court, और दूसरा जो है देवकीनंदन ठाकुर है, जिन्होंने जो कथावाचक है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए। तो उसके जवाब में जो है नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया संसद में, and that bill was presented by Rakesh Sinha, who is an eminent parliamentarian, a member of Rajya Sabha and also an active member of RSS। तो राकेश सिन्हा ने ये जो विधेयक प्रस्तुत किया है, हालांकि एक निजी विधेयक है, प्राइवेट बिल है, लेकिन बिल तो है, और उसमें ये मांग की गई है पूरा बिल कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए, इसकी मांग की गई है। इसलिए भी जो है चर्चा में है, और इसलिए भी चर्चा में है कि कई बार चर्चा में जो केंद्र सरकार के मंत्री है, उन्होंने भी, खासतौर पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री है, उन्होंने कहा है कि साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। तो इन सब कारण से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा जो है, डिबेट जो है, बड़ी गर्मा गर्म बहस जो है हो रही है, और कई जगह बड़ी इंसिस्टिंग डिमांड भी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया ही जाना चाहिए। अब प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब क्या है। मतलब ये कि एक कानून बनाया जाए और उस कानून के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। कानून का ड्राफ्ट मोटा मोटा रूप में ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने कुछ जो लॉ के एक्सपर्ट है, कुछ जो रिटायर्ड जजेस है, उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, कुछ लोगों से चर्चा भी की है लॉ के एक्सपर्ट से, उसके बाद जो एक मोटा मोटा खाका स्ट्रक्चर ड्राफ्ट बन सका है मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक वाले बच्चे का जन्म होता है इस कानून के लागू होने के बाद से, या कोई निश्चित तिथि को जो ये कानून निर्धारित करेगा, उसके बाद अगर किसी के 2 से ज़्यादा नंबर के बच्चे का जन्म होता है, यानी तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, पांचवें बच्चे, छठवें बच्चे का जन्म होता है, तब जो है उस पर उसे कई प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन से प्रतिबंध हो सकते हैं? जैसे एक प्रतिबंध तो यह हो सकता है कि उसे जो है
चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। वो लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा में, विधान परिषद में या लोकल बॉडीज़ में यानी पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिका में चुनाव में भाग लेने का अधिकारी नहीं रहेगा, प्रतिबंध लग जाएगा। वो ना तो चुनाव में भाग लग सकेगा, अब चुनाव में भाग नहीं लेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चुन के भी नहीं आ सकता। कुछ लोगों का ये भी अभिमत है कि अगर जब कठोर बनाने की जरूरत हो जाए तो वोटिंग राइट्स भी छीन लेना चाहिए कि साहब अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे का जन्म होता है इस कानून के लागू होने के बाद तो यू विल नॉट बी एबल टू वोट इन एनी इलेक्शन, तो वोट भी नहीं दे पाएंगे, ये भी है। फिर ये कि शासकीय सेवाओं में नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लग जाएगा या लग जाना चाहिए। मैं ड्राफ्ट बता रहा हूँ केवल आपको कि आप जो है किसी प्रकार की शासकीय सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं रहेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये भी है कि अगर आप शासकीय सेवा में है और शासकीय सेवा में रहने के दौरान आपके तीसरे, चौथे, पांचवें बच्चे का जन्म होता है आपके घर में, तो आप जो है फिर उस सेवा से भी हटा दिए जाएंगे। अभी कुछ राज्यों में ये कानून है, जैसे मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में रिसेंटली एक मामला आया था जिसमें एक लेडी टीचर जो है उसको हटाया गया है क्योंकि उनके यहाँ जो है तीसरे या चौथे बच्चे का जन्म हुआ था। तो शासकीय सेवाओं से हटाया भी जाए, ये भी कानून हो। फिर इसके अलावा उनको जो है जो शासकीय सेवाएं, शासकीय जो अलग अलग योजनाएं चल रही है, चाहे वो रोजगार की योजनाएं हो, चाहे वो गरीबी दूर करने की योजनाएं हो, बेरोजगारी दूर करने की योजनाएं हो या दूसरी योजनाएं, उनका लाभ भी नहीं उनको मिलना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है जिसमें मकान मिलता है, या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसमें हॉकर्स को जो है लोन मिलता है, या आयुष्मान योजना है जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलता है अलग अलग चिकित्सालयों में, या और दूसरी योजना है जैसे प्रधानमंत्री सम्मान योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, इस तरह की योजना का मुद्रा योजना है, जैसे इस तरह की योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए, या ऐसे लोग इस तरह की योजनाओं का लाभ पाने के लिए अपात्र होंगे, इनएलिजिबल होंगे। फिर ये भी कि बैंकों से मिलने वाले जो लोन्स है और दूसरे ग्रांट्स है, ऋण और अनुदान जो मिलते हैं, वो उसके भी पात्र नहीं होंगे। इस तरह की कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, इस तरह की कुछ अपात्रता निर्धारित करने की कार्रवाई होनी चाहिए या होगी या हो सकती है जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है। प्रश्न ये है कि इस कानून की जरूरत क्यों है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आवश्यकता क्या है। देखिए, आवश्यकता बहुत स्पष्ट है, देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि हमारी जनगणना जो है हर 10 साल में होती है, तो 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में होनी थी, बट द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन विच वाज एक्सपेक्टेड टू बी डन इन 2021 कुड नॉट बी डन बिकॉज ऑफ कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो उसके कारण हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन अगर आप यूएनओ के आंकड़े देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ हो चुकी है, 143 करोड़। तो इतनी जबरदस्त जनसंख्या। अब ये हमारे लिए तो केवल एक आंकड़ा कि 143 करोड़ तो ही है, लेकिन आप इसको कंपेयर कीजिए दूसरे देशों से। आप देखिए, अमेरिका का जितना भूभाग है, अमेरिका के पास जितना लैंड है, उसकी तुलना में हमारा जो भूभाग है वो केवल 1/3 है, 1/3 है। लेकिन अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उसकी तुलना में हमारी जनसंख्या जो है वो 8 गुना ज्यादा है। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, हमारे यहाँ कितना जनाधिक्य है। एक इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं जनाधिक्य होना, ओवर पॉपुलेशन होना, यानी पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू द अवेलेबल रिसोर्सेस। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसकी तुलना में हमारी पॉपुलेशन कम है। तो ये जो जनसंख्या विस्फोट है ये आगे जाके हमारे लिए बहुत तकलीफ बनेगा। आप देखिए कैसे तकलीफ बनेगा। पहली चीज तो यह है कि इसके कारण जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारे संसाधन हैं, चाहे हमारे पास उपलब्ध भूमि हो, चाहे हमारे पास उपलब्ध जल हो, हमारे रोड हो, बिजली हो, आवास हो, दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज हो, इन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है जनसंख्या का। क्योंकि आप डेवलप करते हैं रोड, आप बिजली उत्पादन करते हैं, आप नए मकान बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप फिर भी देखते हैं कि कई लोग इन सुविधाओं से, इन सेवाओं से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जिस अनुपात में आपका विकास हो रहा है उसकी तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसी कारण विकास का लाभ नहीं मिलता। आप देखिए, विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, हमारे यहाँ रोड बहुत तेजी से बन रहा है, पावर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ मकान बना के दे चुके हैं, 4 करोड़ मकान। और किसी देश में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, मैं कह रहा हूं यूरोप के 8-10 देशों में अगर ऐसा होता तो 4 करोड़ मकान से वहां के हर व्यक्ति को मकान मिल चुका होता और कई लोगों के पास 2 मकान होते। पर हमारे यहाँ अभी भी कई लोग जो है होमलेस है, हमारे यहाँ अभी भी कई लोग जो है वो बेघर है। तो ये इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने के कारण एक प्रभाव यह भी पड़ता है कि कई बार जनसंख्या का असंतुलन होता है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, आप देखिए किसी एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या ज्यादा होगी, दूसरे में कम होगी,
इस प्रकार का इम्बैलेंस होता है। या एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरे वर्ग की कम हो रही है, तो इस तरह के पॉपुलेशन का जो इम्बैलेंस है वो भी हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप देखिए एक आय की असमानता होती है, इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ते हैं हम, आय की असमानता, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, वो भी होती है क्योंकि जिस घर में बच्चे ज़्यादा होंगे या जिस व्यक्ति की आय पर बच्चों की निर्भरता ज़्यादा होगी, वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि वो उसका जो जितना पैसा आएगा वो पूरा केवल भरण पोषण में ही खर्च हो जाएगा, लाइवलीहुड में ही खर्च हो जाएगा। तो वो जो जिसको हम बोलते हैं कि री इन्वेस्ट होना चाहिए, पुनर्निवेश होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, आय नहीं बढ़ेगी तो वो जिसके बच्चे ज़्यादा होंगे या जिस परिवार के, जिस क्षेत्र के, जिस वर्ग के बच्चे ज़्यादा होंगे वो पीछे पिछड़ता जाएगा और वो उसकी जो सरकार पर निर्भरता बढ़ेगी, उसकी संसाधनों पर निर्भरता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आय की असमानता भी हो रही है और स्वाभाविक सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जिस क्षेत्र की, जिस वर्ग की, जिस घर की पॉपुलेशन बढ़ेगी उसमें पॉवर्टी भी बढ़ेगी, उसमें गरीबी भी बढ़ेगी, निर्धनता भी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण ये माना जा रहा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण होना आवश्यक है। अब विरोध की भी बात कर लीजिए। देखिए विरोध हो रहा है, विरोध जो हो रहा है उसमें कई तरह के पक्ष है। जैसे कुछ मानवतावादी या कुछ जो तकनीकी तरीके से सोचते हैं, उसमें कुछ चिकित्सक भी है, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह का कठोर कानून बनाते हैं तो लोग जो है जो गर्भपात है, एबॉर्शन है, उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे और उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे तो कई बार ये रिस्की भी होगा, ये जो है मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो अगर एबॉर्शन की क्या स्थिति होगी और उसको लेकर लीगल क्या स्थिति होगी, कोर्ट उसकी क्या परमिशन देगा, कोर्ट इस आधार पर भी परमिशन देगा क्या कि हम जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून का उल्लंघन ना करने के लिए गर्भपात करना चाहते हैं, तो इसको कोर्ट परमिशन देगा क्या। तो ये एक बड़ा कारण है। मतलब इसके दोनों पहलू है, चिकित्सकीय पहलू भी और लीगल का जो एस्पेक्ट है, मेडिसिनल एस्पेक्ट, मेडिकल एस्पेक्ट तो है ही कि साहब ये जान के लिए खतरा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि साहब ये इसके लिए कोर्ट परमिशन देगा क्या, एक तो ये है। दूसरी चीज़ जो आपत्ति है वो आपत्ति जो है कुछ जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर्ग है उनकी तरफ से है। वो मतलब सभी वर्ग का नहीं है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर्ग का है। वो ये कह रहे हैं कि साहब शरीयत में ऐसा जनसंख्या को या बच्चे के जन्म को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि वहाँ तो ये कहा गया है कि बच्चे जो है वो ईश्वर की देन है, तो वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार बच्चों का जन्म होता है। हमें उसमें जो है अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल को अपनाते हैं या परिवार नियोजन के संसाधनों को अपनाते हैं, फैमिली प्लानिंग को अपनाते हैं, तो वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन इन द वर्क ऑफ हिज अलमाइटी गॉड। तो भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए ये ठीक बात नहीं है और हमारे लिए इसका पालन करना ठीक नहीं है, क्योंकि शरीयत जो है इसकी अनुमति नहीं देता है। तो एक जो है एक कारण ये भी है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये भी कि दूसरे आरोप भी लग रहे हैं कि साहब ये केवल जो है एक वर्ग के हितों को वो करने के लिए किया जा रहा है या कुछ जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही किया जा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। ये थोड़ा चिंतनीय है, खासतौर पे ट्राइब्स में। आप देखिए कई ट्राइब्स ऐसी है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। जैसे आप अंडमान निकोबार में देखिए, वहाँ अंडमानी जनसंख्या है, या शोम्पे है, या सेंटेनलीज है, या ओंगे है, या जोरवा है, या मध्य प्रदेश में आप देखिए कोरकू है, जैसे सहरिया है, बैगा है, इनकी जनसंख्या बहुत कम है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर इन पर आप लागू करेंगे तो इनकी जनसंख्या तो मतलब ये वर्ग ही ऐसे हो जाएंगे जो इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, जो लुप्त प्राय हो जाएंगे, तो इन पर लागू करना जो है कैसे करेंगे आप। तो ये कुछ आपत्तियां हैं। लेकिन इतनी आपत्तियों के बावजूद आपको ये देखना चाहिए कि देश जनसंख्या विस्फोट के बिल्कुल वर्ज पर खड़ा है। तो जनसंख्या नियंत्रण तो करना ही चाहिए, और चूंकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बाकी जो उपाय थे हम कई दिनों से अपना रहे हैं, फैमिली प्लानिंग अपना रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी लगभग 2-2.25% की दर से बढ़ती है हर साल, लेकिन 2-2.25% भी कितना होता है, 2-2.25% भी कितना होता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग हर घंटे हमारे यहाँ 10,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। साल में 2% बढ़ेंगे तो 150 करोड़ में, तो 150 करोड़ में 3 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे हर साल। तो इतनी तेज़ी से अगर बढ़ेंगे तो देश के संसाधनों पर तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और फिर लोगों का जीवन भी जो है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो प्रभावित होगा। तो इसको लागू करने के लिए लागू तो करना ही चाहिए आपको। बस ये है कि आप इसको दूसरे मतलब कुछ ऐसे तरीके से लागू कीजिए। जैसे एक तो यह है कि इस कानून को लागू करने से पहले आपको चिकित्सकीय सुविधाएं पर्याप्त रूप से विकसित कर लेनी चाहिए, ताकि फैमिली प्लानिंग जो है उसको इफेक्टिव तरीके से लागू किया जा सके, और लोग जो इस कानून को पालन करना चाहते हैं वो चिकित्सकीय कमियों के कारण इसके पालन करने में असमर्थ ना हो जाए, ये देखना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि परिवार नियोजन के जो प्रचार प्रसार है, साधन है, उसको और ज़्यादा विस्तृत करना चाहिए और ज़्यादा फैलाना चाहिए ताकि सभी लोग इसके दायरे में आ सकें। तीसरी चीज़ ये है कि एबॉर्शन से संबंधित जो कानून है उसके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करके उसको और सरल बनाया जाना चाहिए ताकि मेडिकली भी फिट हो और लीगली भी एबॉर्शन जो है फिट हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, ऐसे वर्गों की बात की जाए तो जहाँ जिनकी जनसंख्या करोड़ 2 करोड़ ऐसी जनसंख्या, उनके लिए तो ये विषय चिंतनीय नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी जनसंख्या पर पूरी तरह नियंत्रण लगा रहा है। 2 बच्चों की तो अभी भी परमिशन होगी, 2 बच्चों की परमिशन तो अभी भी होगी, हो सकता है 3 की हो उसमें कानून में, जब कानून बने तब तो 2 बच्चों की परमिशन तो है, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, ठीक है। तो जनसंख्या वो कम नहीं, लेकिन हाँ जिनकी जनसंख्या, जैसे मैं बताया था, कुछ जनजातियों की जनसंख्या, जैसे आप अंडमान में देखेंगे सेंटिनलीज की जनसंख्या शायद 200-250 ही है। तो हाँ, ऐसे वर्गों को के लिए ये विषय चिंतनीय है। तो ऐसे कुछ वर्गों को इस कानून से एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। ऐसे कई कानून होते हैं जिनमें कुछ चीज़ों के लिए, कुछ वर्गों के लिए, कुछ क्षेत्रों के लिए एग्जम्पशन दिया जाता है, तो उनको इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाता है। तो इस प्रकार से करके हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को बहुत इफेक्टिव तरीके से लागू कर सकते हैं और देश को जनसंख्या विस्फोट जो है या जनाधिक्य जो तेजी से बढ़ता जा रहा है उससे हम बचा सकते हैं और विकास का समुचित और पूरा लाभ अपने देश को और अपने लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सब कर सकते हैं कब? जब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को इफेक्टिव तरीके से लागू करेंगे। तो ये आज का वीडियो है जो जनसंख्या नियंत्रण पर आधारित था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो का। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।